गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मिले हैं यहाँ पर क्योंकि एसएससी का अभी अभी नोटिफिकेशन आया है और उस नोटिफिकेशन में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो आज डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप काफ़ी आसानी से इस पूरी प्रॉब्लम को, जो एकदम से इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग डाल दी है, इसको आप टैकल कर सकते हैं। और ये जो चेंज आया है ये आपके फेवर में भी टिल्ट हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वेबिनार और इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। ओके, हम इसमें 3 सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा बहुत जीए के बारे में भी बात करेंगे। पर जीए के लिए जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसके लिए हमारा एक सेपरेट लाइव आपको मिलेगा, क्योंकि जीए काफी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन है। तो उसमें आपको एक लाइव मिलेगा और वो लाइव इसी चैनल में 1 जून को लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया 2026 का। अब इसमें क्या हुआ कि नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ इस बार। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि पेपर तो सेम ही है और कोर्स में भी कोई चेंज नहीं आया, पर पहली बार एसएससी में ये सेक्शन वाइज टाइमिंग आई है। अब तक होता क्या था कि पेपर में सेक्शन वाइज टाइमिंग नहीं आती थी। आपको 2 घंटे मिलते थे, मतलब मेंस के एग्जाम में। और प्री में आपका 1 घंटा था, 1 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व करिए और बात खत्म। सही है। अब लेकिन मामला ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है उसमें। ठीक है, तो अभी डिटेल में देखते हैं। स्ट्रेटेजी एज पर न्यू पैटर्न, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज और वैकेंसीज की बात भी करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करेंगे, टॉपिक वाइज ब्रेकअप की भी बात करेंगे, वही सब्जेक्ट वाइज। और थोड़ा मैं आपको प्रिपरेशन टिप्स और स्ट्रेटेजी दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की। अभी जो नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से पोस्ट 12,000 है, और जैसा कि हर साल देखा जाता है कि इसमें इंक्रीमेंट आता ही है, क्योंकि अभी भी कुछ विभाग ऐसे होंगे कि उन्होंने पूरी रिक्रूटमेंट भेजी नहीं है। और वैसे भी आपका जो पेपर है वो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर अक्टूबर में होगा। अभी हालांकि कुछ पता नहीं है, टेंटेटिव डेट्स है, पर धीरे धीरे ये बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी नंबर है और इसके लिए आपको टारगेट जरूर करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, 21 से लेकर 22 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी पूरा लगभग लगभग देखा जाए तो 1 महीने का समय, और अभी भी ये ओपन है। पर जैसा कि आप हर साल जानते हैं कि एसएससी का लास्ट टाइम में थोड़ा सा सर्वर में ग्लिच आ जाता है, तो लास्ट तक इंतजार ना करें। ठीक है, ये एक काम है, फॉर्म भरना है, आप उसको निपटा दीजिए अभी। ठीक है, ये नहीं कि लास्ट तक पे रुके हैं। उसमें क्या होता है, एक और समस्या होती है कि कभी कभी सेंटर दूर मिल जाता है, क्योंकि अब लास्ट में भरोगे तो सेंटर दूर ही मिलेगा। आप पहले ही भर दो भाई। तो जितना आप पहले भरोगे, एक तो ये एडवांटेज होता है, दूसरा ये एडवांटेज होता है कि सर्वर वर्वर भी अगर अटक रहा हो, क्योंकि लास्ट में काफी भीड़ आ जाती है, तो वो भी एक आपको एडवांटेज मिलता है। अच्छा, पेमेंट की डेट 23। अच्छा, पेमेंट तो आप उसी समय कर दीजिए भाई, तुरंत ही, जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तो ये आप काम कर सकते हैं। फिर अगर आपसे कोई गलती हुई तो करेक्शन की भी विंडो है। टेंटेटिव एग्जाम की जो डेट है वो सितंबर है, अभी तो फिलहाल अभी कोई एग्जैक्ट डेट आई नहीं है। और दिसंबर में होना है मेंस एग्जाम। ठीक है, अच्छा खासा एम्पल टाइम है, पहली बात तो ये। ठीक, चलिए। अब ये सब पोस्ट होती है। अच्छा, इस बार ये थोड़ा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया। ठीक है, इसमें सेंटर और स्टेट कार्डर ले आएंगे लोग, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में भी स्टेट कार्डर ले आए। जनरली स्टेट कार्डर रहता है। ठीक है, जितने भी टॉप की पोस्ट होती हैं, अब इसमें भी क्या है, ये लोग ले आए हैं। कैग के अंदर ये सब सीटें आती हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट करना चालू किया। बाकी एएसओ तो आप जानते हैं, सीएसएस, आईबी, रेलवेज, एमईए, एएफएचक्यू, ये सब पोस्ट है। असिस्टेंट है अदर मिनिस्ट्रीज में, इनके लिए आपकी देखिए टाइपिंग भी काफी बढ़िया होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है थोड़ा ज्यादा होता है। अभी आगे बात भी करेंगे। इंस्पेक्टर में भी ये सब पोस्ट है। एसआई, सीबीआई, ये सब तो आपको पता ही है। और लास्ट में ऑडिटर, अकाउंटेंट और सीनियर सेक्रेटरी। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2026 तक, मतलब अगर आपने इस साल के आप ग्रेजुएट हैं और आपका ये आखिरी सेमेस्टर है, ठीक है, तो रिजल्ट आपका 1/8/2026 से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ठीक ठाक स्थिति रहती है और अगर आपके कॉलेज में पेपर समय से हो जाए, तो ये डेट काफी अच्छी है, क्योंकि यही अगर ये थोड़ा जून जुलाई या अप्रैल में शिफ्ट कर देता तो इस साल फ्रेशर्स लोग का निकल जाता। तो 1/8 ठीक है। ठीक, 1/8
26, हाँ ये थोड़ा, और 31 अगस्त तक होती या 1 सितंबर तक होती तो और बढ़िया रहता, पर 1/8 भी कुछ ठीक है। ठीक है, इतना कोई खराब नहीं है, एक तो बीच में है। दूसरी बात ये है कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए आप जानते हैं कि एक अलग सी रिक्वायरमेंट, एक स्पेशल सी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्या आपके पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th लेवल पे, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, और अगर है तो उस मैथ्स के पेपर में कम से कम आपके 60 पर मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टर ग्रेड के लिए या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, या मैथमेटिक्स में, या इकोनॉमी में, या डेमोग्राफी में, या पॉपुलेशन स्टडी में, या ऑपरेशन रिसर्च में, या आईटी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये थोड़ा स्पेशल डिग्री, मतलब इसमें ये नहीं होगा कि इसको सारे लोग भर पाएंगे। बाकी जितनी भी पोस्टें होती हैं आप जानते हैं कि उसमें तो सारे लोग एलिजिबल ही होते हैं, बस आप एक ग्रेजुएट होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी पोस्टों के लिए बैचलर डिग्री काफी। ठीक, ये 2 पोस्टों के लिए स्पेशल। अब यही है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त एक ही है कि आपका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त तक आ जाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, एज का तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। 18 से 27 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कुछ पोस्टों के लिए, ऑब्वियस सी बात है जिनका थोड़ा ग्रेड कम है। 20 से 30 भी क्राइटेरिया, 32 तक जाता है एओ के लिए तो। ठीक है, वो हो गया। और ये सबके लिए अलग अलग है। फॉर्म भरने से पहले खासकर वो लोग जिनकी एज 20 से कम है या फिर 30 से ज्यादा है। ठीक है, तो 30 से ज्यादा वाले और 20 से कम वाले जरूर देख लें कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या उसके लिए जो एज मांगी गई है वो आपकी ब्रैकेट में आती है, और अगर आपकी एज जो है जिन जिन पोस्टों में नहीं आती है तो उनके लिए तो आप वैसे भी एलिजिबल ही नहीं है। तो खासकर वो लोग जिनकी एज 20 से कम है या फिर 30 से ज्यादा है, क्योंकि आपके लिए कुछ ही पोस्ट है, सारी पोस्ट आपके लिए नहीं। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इस बार मेजर चेंज हुए। एक तो सेक्शन वाइज टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी है, जो एक बड़ा चेंज है। अब तक एसएससी ने ऐसा चेंज, इतना बड़ा चेंज किया नहीं। दूसरा, 3 नई पोस्टें ऐड करी गई हैं। मतलब क्या होता है कि पहले तो एएओ और एओ आती थी पोस्ट, अब इस बार सेंटर कार्डर और स्टेट कार्डर इसमें सेपरेट कर दिया। और असिस्टेंट यानी एएओ के लिए केवल स्टेट कार्डर है, सेंटर कार्डर जैसा कुछ नहीं। तो अगर आप स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उस स्टेट की लैंग्वेज की, ये भी एक वो है। तो थोड़ा स्टेट वाइज मामला यहाँ पर होगा। बाकी कुछ और चेंज है, वो तो छोटे छोटे चेंज हैं कि किसी का ग्रुप चेंज कर दिया, किसी में पे ग्रेड चेंज करा है। ठीक है, और बैचलर डिग्री स्टैटिस्टिक्स ये तो हर साल ही रहता है लगभग लगभग। ठीक, अब देखिए आगे देखिए। अब एग्जाम होता है 2 पालियों में। एक तो टीयर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम, अच्छा पूरा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, पहली बात तो ये सीबीटी है। दूसरा, रिटर्न एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। ठीक, क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात जो अभी चेंज आया उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वो चेंज केवल टीयर 1 में नहीं आया, ये आप समझिए, वो चेंज अब टीयर 2 में भी आया है। ठीक है, केवल अगर आप ये ना सोचें कि टीयर 1 में ही वो खेल है, वो टीयर 2 में भी होगा। अच्छा, बैंक का अगर कोई एग्जाम देता है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो दोनों की तैयारी एक साथ करते हैं, तो उन्हें तो इसकी काफी अच्छे से आदत होगी, बिकॉज बैंक में सारे सेक्शन की सेपरेट टाइमिंग होती है और सेपरेट कट ऑफ भी होता है। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो बैंक वालों को थोड़ा सा एडवांटेज तो यहाँ पर है कि उन्हें एकदम से अचानक से कोई ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होगी। पर फिर भी अगर कोई एसएससी की तैयारी करता है, केवल एसएससी की, तो भी एम्पल टाइम है। देखिए, आपके पास जून है, जुलाई है, अगस्त है, 3 महीने आपके पास पूरे। ठीक है, अच्छा खासा समय है कि आप अपने को, जो ये चेंज हुआ है बहुत ही ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। पर वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए समझिए, मैं भी समझता हूँ कि पहले आप का जो सेट है माहौल, खासकर वो लोग जो बहुत पहले से पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी काफी एज है, अब उनके लिए तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है ये काम। लेकिन अब चेंज हुआ है तो आपको तो चेंज करना ही पड़ेगा। अच्छा, जो पहली बार फ्रेशर दे रहा है उसको इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि अभी तो उसने ट्राई नहीं करा, तो वो सबसे आसानी से ये काम कर पाएगा। ठीक, टीयर 2, टीयर 2 में भी रिटर्न एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, लेकिन ये उन्हीं का होता है जो टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं। तो टीयर 1 क्वालिफाइंग एग्जाम है और टीयर 2 मेन एग्जाम है, जिस
आपके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट भी मैटर करती है, खासकर टीयर 2 में, क्योंकि अगर आपकी प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कुछ और है तो टीयर 2 में आपके कुछ पेपर बढ़ जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के कट ऑफ में भी चेंज होता है, वो भी अभी बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, इसके बाद ये पूरा एक प्रोसेस है जिससे आप एसएससी में सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, एसएससी एक विभाग है। एसएससी सीजीएल जो है वो एक विभाग है और वो अपना एक पेपर लेता है। एक बार वो बच्चे फाइनलाइज करता है तो सेपरेट मिनिस्ट्रीज को वो भेजता है, फिर मिनिस्ट्री से आपको जॉब मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टीयर 1 एग्जामिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, यही है जो बड़ा चेंज है, तो एलिफेंट इन द रूम यही है। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 में अब आप क्या और कैसे डील करेंगे इसको। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है इस बार और आपने अब तक कोई ज्यादा पेपर नहीं दिया, मतलब आपको कोई अनुभव नहीं है, तो देखिए सबसे ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में तो आप, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही फ्लेक्सिबल। आपके लिए क्या है कि आप आपने तो, आपकी आदत ही नहीं है, कोई मेमोरी है नहीं आपकी, तो आप तो सीधा ही जाकर मॉक टेस्ट, वो भी पुराने वाले मॉक टेस्ट नहीं देने। पुराने का मतलब क्या है? पुराने का मतलब ये है जिसमें पुराने ढर्रे से काम चल रहा हो, जिसमें सेक्शनल टाइमिंग ना हो, आप वो दे ही ना, पहली बात। ठीक है, अब जो पुराने लोग हैं, आप क्या करें, आप जो अगले 3 मंथ है उसमें आप सेक्शनल देने लगे। हमारे आसपास, मेरे आसपास, मैं तो खुद ही टाइम के सेंटर में पढ़ाता हूँ, तो काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये नोटिफिकेशन आते ही ये काम चालू कर दिया है। तो अगर आप भी सीरियस स्टूडेंट है तो ये तुरंत चालू कर दीजिए। जितने भी मॉक टेस्ट हैं, जितने भी मॉक टेस्ट है, उन्होंने ये चेंज अपने उसमें ले आया। हम इवन दो टाइम के भी जो मॉक टेस्ट है अब जो आपको मिलेंगे वो सेक्शनल वाइज ही मिलेंगे। तो अच्छी खासी तैयारी 3 महीने में कम से कम मॉक की तो करी जा सकती है, पहली बात। अगर आप केवल पढ़ने में ध्यान देंगे और मॉक नहीं देंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर आप खासकर पुराने हैं तो आपको पेपर में काफी समस्या आ सकती है। तो मॉक आप जरूर दें, क्योंकि अब तक देखिए क्या होता है कि अब तक 25 सवाल सब में आते हैं, तो टोटल 100 सवाल है। अच्छा, मार्क्स सबके इंटू 2 है, तो ये हो गए। ठीक, अब पहले क्या होता था, पहले व्यक्ति रीजनिंग जल्दी कर लेता था, अच्छा उसके बाद इंग्लिश कर लेता था जल्दी, और जो फिर बचा आपका रीजनिंग, मतलब जीके और रीजनिंग। ठीक है, फिर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये सब तेजी से करता था इंसान, ताकि जो मैथ्स है ना उसके लिए अच्छा खासा टाइम बच पाए। ठीक है, पहले ऐसा होता था। तो व्यक्ति ये कोशिश करता था कि यहाँ से और यहाँ से कुछ टाइम बचाया जाए कि यहाँ पर +5 या +10 किया जाए, +5 या +10, ताकि उसे 20 से 25 मिनट मिल सके मैथ्स के 25 सवाल करने के लिए। ठीक है, अब ये सुविधा गायब हो गई, तो बहुत ध्यान से समझिए अब क्या चेंज हुआ है। अब आपका वो नहीं चल सकता कि यार मेरा जीके थोड़ा कमजोर है या मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है पर मेरा मैथ्स स्ट्रांग है। अब आप खुद सोचो, वैसे ही आपके पास मैथ्स में टाइमिंग का डिसएडवांटेज हो गया है। क्यों? क्योंकि मैथ्स के 25 सवाल 15 मिनट में करने उतना भी आसान बात नहीं, क्योंकि आपका तो हाथ सेट है जी 20 मिनट का, 25 मिनट का। तो अब सबसे पहले तो आपको ये 3 महीने में अपनी पास्ट मेमोरी को भूलना है और मॉक देने। अच्छा, शुरू शुरू में क्या होगा, मॉक में आप जनरल अवेयरनेस में तो बैठे ही रह जाओगे कि यार मतलब आपने पढ़ लिया और अभी भी 5-7 मिनट बचे। रिवर्स होगा आपका किसमें, मैथ्स में। मैथ्स में आपके लिए 15 मिनट ऐसे जाएगा बहुत ही तेजी से। ठीक है, ये होगा शुरू शुरू में, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अपने को क्या करना है कि अब सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना है, मतलब आप एक को भी अब छोड़ नहीं सकते और एक भी आपका ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग हो गई। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं मार्क्स गेन कर पाऊं। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में तो कोई दिक्कत नहीं, सारी दिक्कत मैथ्स में आनी है। तो मैथ्स में भी आप ये कर सकते हैं कि जो सवाल आपको पेपर में लग रहे हैं कि ज्यादा समय लेंगे तो उनको स्किप करिए। पहले 15 मिनट में आप ये टारगेट बनाइए कि कम से कम मैं 15 सवाल तो कर लूं, कम से कम, कम से कम कि 1 मिनट में एक सवाल। अच्छा, बाकी सेक्शनों में आपको पूरे अटेम्प्ट करने ही है,
मतलब अगर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो आपकी देखिए तैयारी अगर आपकी पूरी नहीं है फिर तो गड़बड़ी है मामला। ठीक है, तैयारी आपकी पूरी वो होनी चाहिए और अच्छा खासा समय है अभी। ठीक है, करी जा सकती है अच्छी तैयारी इसके बीच में। तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पूरे 15 या 14 क्वेश्चन तो आप कम से कम करेक्ट करो ही करो। ठीक है, क्योंकि सबसे आसान अगर इसमें कुछ है तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। जनरल अवेयरनेस में तो देखिए पेपर पर भी डिपेंड करता है, और आपको पूरी कोशिश करनी है, पुश करना है कि आप 5 से लेकर 10-15 सवाल, 10 से 15 सवाल आप कर सके, कम से कम 10, क्योंकि जितना ज्यादा कम से कम 20 नंबर तो आप यहाँ लाएं। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ आप अब तो आप जानते हैं कि कितनी हाई जाती है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा कि 10 से 15 सवाल आपको टारगेट करने पड़ेंगे, और यहाँ समय की कोई दिक्कत नहीं। अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी देखिए अभी आपको मेंस भी लिखना है, तो मेंस तो वैसे ही थोड़ा उसका लेवल हाई रहता है कंपैरेटिवली प्री के। तो प्री में आप कोशिश करें या तो आप पूरे 25 कर दें। अब हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ वर्ड्स ऐसे कठिन आ जाते हैं, तो आप लेकिन कम से कम टारगेट करिए 23 से 25 की रेंज में। ठीक है, मिनिमम 22 इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में अब डिसएडवांटेज है, अच्छा खासकर उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स बहुत बढ़िया है पर वो समय पे करते हैं, सही, उनकी स्पीड इतनी बढ़िया नहीं। तो आपको ये टारगेट करना है कि सबसे पहले तो आपके 15 सवाल तो कम से कम हो जाए 25 में। अच्छा ये मैं मार्क्स नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 15 क्वेश्चन आपको सबसे पहले करते हैं, तो आपको पेपर में देख लेना है यार ये सवाल समय तो नहीं लेगा, छोटा सवाल है तो तुरंत कर लीजिए। तो 15 सवाल, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन सारे कठिन नहीं आते वहां क्वेश्चन, तो कुछ को आप छोड़ो, आप पहले 15 सेव करो, फिर 20 की तरफ बढ़ो। आपने 20 भी कर लिए तो आप बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में होगे, अगर बाकी सब ये ऐसा ही रहा तो। ठीक है, तो अपने को तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, तो 15-20 का टारगेट शुरू में रखना है। पूरे 25 कर पाते हैं तो वो भी संभव है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान प्रैक्टिस करता है वैसे वैसे क्या होता है उसका हाथ सेट होने लगता है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाए, अच्छा इसमें ये भी होगा कि पहले रीजनिंग खुल गया या मैथ्स खुल गया, अब मैथ्स का सेक्शन मान लीजिए पहले खुल गया, सपोज मैथ्स में आपके 15-20 ही हुए या 15 ही हुए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। पहली बात तो ये, अब आपको ये सोचना है कि यार मैं यहाँ 15 किए, अब बाकी मैं बिल्कुल पूरे करूँ। पेपर मैथ्स का पहले खुल जाए और उसमें कम हो जाए तो दिक्कत की बात नहीं, लास्ट में खुलेगा तो ठीक ही है, क्योंकि शुरू में आपका मोमेंटम बना रहेगा तो लास्ट में तो आप खींच ही लेंगे, क्योंकि जब जी रीजनिंग अच्छा गया, इंग्लिश अच्छा गया या जनरल अवेयरनेस अच्छा गया, फिर मैथ्स खुला तो ठीक ही है। अगर बीच में भी मैथ्स खुलता है तो भी घबराना नहीं है कि यार 15 ही हुए। सही है, तो ये आपको मॉक टेस्ट देख लेने हैं। तो आपको आसान मॉक भी देखना है, कठिन भी देखना है और एवरेज मॉक भी देखना है। ठीक है, तो एक ऐसा लेके चलिए कि कठिन होगा तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो एक माइंड में रेंज रहेगी। अच्छा अगर पेपर टफ आता है तो मैं 12 से 13 मान लीजिए, 12 से 13 या 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूँ। पेपर इजी आता है तो ये नंबर 22 तक चले जाता है, मैं मैथ्स की बात करूं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर जिनको जिनको आपको टैकल करना है। एक तो जनरल अवेयरनेस, क्योंकि देखिए जो एसएससी का ठीक ठाक स्टूडेंट होता है उसकी रीजनिंग तो और इंग्लिश तो ठीक ही होती है, क्योंकि इन दोनों के बिना तो पेपर्स की कल्पना ही संभव नहीं है कि ये निकल जाए आपका पेपर इन दोनों के बिना। अच्छा मैथ्स भी उसका बढ़िया होता है, मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लेता है। ठीक, लेकिन अब मुद्दा है टाइम। तो टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि मैथ्स का आपको टाइम जल्दी करना है। मैथ्स में पूरी कोशिश ये करनी है, पुश करना है कि जल्दी करो, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है जीके का पेपर थोड़ा सा घुमावदार आ जाता है, तो वहां भी घबराना नहीं है। आपको पूरा इंश्योर करना है कि मिनिमम 15 देन 20 देन 25 ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप गेन करते चले, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, पहले से आपको रेंज पता हो। अगर टफ आया तो 15 की तरफ जाएगा, और अगर इजी आया तो 25 की तरफ जाना चाहिए मैथ्स। ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे किसी साल बहुत आसान पेपर आ जाता है तो उस साल आपको पूरा टारगेट करना है कि 22 23 24 या 25 तक क्वेश्चन। अब टफ आ गया तो फिर 15 16 तक तो जाए ही जाए, ऐसा आपको एक रेंज रखनी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बाकी आप स्ट्रेटेजी अपनी मॉक टेस्ट में जरूर टेस्ट करके ही जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप बिना मॉक टेस्ट दिए गए तो ऐसा लगेगा कि जैसे बैटल फील्ड में व्यक्ति बिना शस्त्र की प्रैक्टिस करते वो करके गया, फिर आप जानते हैं वहां क्या। इसीलिए इस बार पैटर्न भी चेंज है, और बिल्कुल एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो फ्लेक्सिबल,
ठीक है, और खासकर फ्रेशर्स के लिए। तो आपने अगर ढंग से पढ़ा है 1 साल तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपके लिए, तो और एडवांटेजियस पोजीशन है। तो जो भी लोग फ्रेशर ही नहीं, फ्रेशर को तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेशर ने अभी तक मौका नहीं दिया, पर अगर आपने पहले भी तैयारी करी है काफी लंबे समय से, और अगर आप फ्लेक्सिबल है और आप ये ढंग से मॉक दे देते हैं 3-4 महीने, तो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपके परफॉर्मेंस पे नहीं आएगा इससे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन वाइज टाइमर इंट्रोड्यूस इन टीयर 1 टीयर 2। अच्छा, टीयर 2 में भी ये हुआ है। ठीक है, पहले तो टीयर 1 ही देख लें। अर्लियर स्टूडेंट यूज टू ट्रांसफर अनयूज टाइम ऑफ वन सेक्शन टू अनदर, वही हमने बात करी। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो आपको करना होगा, और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अब मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि सबके लिए 15-15 मिनट का टाइम है। अब हर सब्जेक्ट की बैलेंस प्रिपरेशन आवश्यक है, आप एक को भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब तो क्या है कि सारा मामला 15-15 मिनट का है, तो सबका टाइमिंग बराबर है, तो आपको सबको ध्यान दें। स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन, वही मैंने आपसे बोला, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, खासकर मैथ्स में, बिकॉज उधर टाइम कम पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन आर लाइकली टू बी द गेम चेंजर, यस, बिकॉज इंग्लिश और रीजनिंग तो सबका ठीक ही होता है। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मेक और ब्रेक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, मेक और ब्रेक है ये दोनों सब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए इस टीयर 2 में क्या चेंज हुआ। टीयर 2 में ये हुआ कि पहले तो ये इतना अच्छा खासा आपको समय मिलता था। ठीक है, पूरे, अच्छा पेपर 1 ये है पूरा। ठीक है, तो पेपर 1 में भी 2 सेशन होते हैं। ठीक है, बीच में ब्रेक रहता है थोड़ा बहुत। सेशन 1 होता है 2 घंटे 15 मिनट का। अब इसमें क्या था, पहले 30-30 मतलब ये पूरा 1 घंटे का होता था। इसमें लोग जनरल वो रीजनिंग जल्दी कर लेते थे, फिर मैथ्स पे ध्यान देते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब 30 मिनट्स मिलेंगे मैथ्स के लिए, ये देखिए यहाँ पर भी है। अच्छा, अगर आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, तो आप टीयर 2 का लेवल कंप्लीट ही करके जाओ, इसकी भी मॉक दे डालो। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ के मॉक देने लगे और 30 मिनट में आपके 20-25 सवाल, ठीक है, 20 में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पेपर थोड़ा टफ आ जाए और 25-27 सवाल आपके होने लगे, तो आपका प्री में जो कॉन्फिडेंस हाई होगा वो बिल्कुल अलग ही लेवल का होगा। तो अगर आप फ्रेशर नहीं है और आप हैं एक्सपीरियंस्ड, यानी आपने पहले भी पेपर दिए हैं, तो आपका अब ऐसा तो है नहीं कि लास्ट समय में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, वही रिवीजन ही होगा, प्लस जो मॉक है वो मॉक आप क्या करो कि टीयर 1 के तो दो ही दो, साथ ही साथ टीयर 2 के भी दे डालो। तो जब एक लेवल अप कर कर आप 20 से लेकर 27, यानी पेपर टफ है कि आसान है, इस रेंज में तो एवरेज पकड़ लेते हैं 24-25, 30 मिनट में अगर आप 24-25 सवाल का डालो टीयर 2 की, तो टीयर 1 तो जी आपका बिल्कुल हवा का खेल हो जाएगा। ये पहली बात। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान देना है कि आपको टीयर 2 के मॉक पहले ही अटेम्प्ट करके जाने हैं, जितने आप कर सकते हो, खासकर वो लोग जिनका पुराना एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है, जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं। फ्रेशर्स लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि आप क्या करो, हफ्ते में एक दिन टीयर 2 के मैथ्स के मॉक देने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन रॉक सॉलिड है, मतलब आपने पूरे 1 साल तैयारी करी है, अब आपकी प्रिपरेशन रॉक सॉलिड, तो आप टीयर 2 के पेपर का लेवल अपना दो। क्यों? उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप कठिन सवालों को, यानी आप प्रैक्टिस में ही हायर लेवल पे पुश कर रहे हो। तो अगर आप प्रैक्टिस में ही 30 मिनट्स में 24 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, वो भी टीयर 2 के, तो सोचो कि आपका टीयर 1 तो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, मतलब बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये तो बात है। ठीक है, ये एक और पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ समझाया कि आप क्या कर सकते हैं, अपना टीयर 2 का एग्जाम का मॉक दे सकते हैं। ठीक, वो भी हफ्ते में एक, अगर आप फ्रेशर, और अगर आप फ्रेशर नहीं है एक्सपीरियंस्ड है, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर ये करके जरूर जाइएगा। आप तो हफ्ते में 2-3 मॉक दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। रीजनिंग में तो कोई देखिए कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल एम्पल टाइम रहता है रीजनिंग में, तो आज तक कोई समस्या नहीं। हाँ, अगर देखिए रीजनिंग में भी अब क्या होने लगा है, मेंस में खासकर ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं बाइनरी टाइप, हर साल एक नया ही थोड़ा क्वेश्चन चेंज होके आता है। तो बाइनरी हो गया, या ये छोटे छोटे एनालॉजी किसी साल बहुत ज्यादा पूछ लेता है। तो ये सब टाइप की जो एनालॉ ये समय कम लेती है अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन बहुत है। तो रीजनिंग तो इतना इशू नहीं है, रीजनिंग में इशू ये है कि अलग टाइप का क्वेश्चन को आपको डील करना है। ठीक है, क्योंकि अब तो जी एक एक नंबर की वैल्यू है ना, इसीलिए मैं आपको ये सब डिटेल में बता रहा हूँ।
इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन पर्याप्त समय है, जनरल अवेयरनेस में भी जी पर्याप्त समय है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अब आते हैं जी, बात आती है कंप्यूटर नॉलेज की। ये कंप्यूटर जो है ये बड़ा खतरनाक हो चुका है, ठीक है। अब पिछले बार तो मैं कई स्टूडेंट को जानता हूँ कि उनका कट ऑफ क्लियर हो गया, पर वो कंप्यूटर की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, तो ये एक समस्या है। तो कंप्यूटर तो आप पूरा प्रिपेयर करके ही जाइए, और जो भी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें डेस्क लेवल की जॉब है, यानी डेस्क में आपको बैठ के काम करना है, जैसे जो मिनिस्ट्री में, मंत्रालयों में, सीएसएस की पोस्ट, उसके लिए तो आपका कंप्यूटर की कट ऑफ थोड़ी ऊपर ही है। और एक और मजे की बात है कि एक सवाल 3 नंबर का है, ठीक है, तो गलत हुआ तो फिर आपका बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि सही होना सवालों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अभी ये टेंशन मीन्स की है, थोड़ा थोड़ा आप कंप्यूटर पढ़ते रहें, हर दिन आधा घंटा भी आप कंप्यूटर आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पर्याप्त समय, आधे से 1 घंटा कंप्यूटर को दे, अगर आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी बेसिक है। और अगर आप इंजीनियर हैं तो देखिए आपको वो के लिए तो कुछ खास नहीं है, आप तो बस सीधा जो PYQ है वही आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी है तो इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। और 12th में भी अगर आपने कंप्यूटर लिया था, ठीक है, तो भी ये मतलब कंप्यूटर नॉलेज को इतनी बड़ी बात आपके लिए भी नहीं है, आप भी सीधा मॉक दे सकते हैं। पर मैं उस व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ जिसने कंप्यूटर आज तक नहीं किया, आपको ढंग से कंप्यूटर पढ़ना है, रोज 1 1 घंटा, ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका लिए ये कंप्यूटर बड़ा इशू बना है। हालांकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, हालांकि इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, पर यह आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है, क्योंकि पेपर काफी टफ आ जाता है कंप्यूटर में, ठीक। 150 क्वेश्चन, 135 मिनट का टाइम है, ये तो वही रखा है, टोटल मार्क्स भी वही रखे हैं। अच्छा, सेक्शन 4 डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये टेस्ट उन्हीं के लिए होता है जो मिनिस्ट्री लेवल की जॉब या डेस्क लेवल जॉब करते हैं, ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई इतनी खास समस्या आती नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दीजिए। हम्म, चलिए, अब देखते हैं, ये 2 पेपर होते हैं जी स्टैटिस्टिकल वालों के, सही है, और आपका जूनियर उसके, तो एक स्टैटिस्टिक्स का उनका पेपर होगा अलग से, ये तो उन्हीं के होता है जो स्पेशलाइज्ड जो देते हैं, ठीक है, वरना जनरल जो भी है उनके लिए ये पेपर नहीं होता है। जनरल स्टडी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये भी आप जानते हैं कि टॉप की जो पोस्ट है उसके लिए ये पेपर होता है, और इसमें अच्छा खासा समय मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक मिनट दीजिए। SSC CGL इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए, Tier 1 तो कॉमन ही है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। पेपर 2 जो है वो, उसमें भी क्या है कि जो पेपर 2 है, यानी Tier 2 का जो पेपर 2 है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो जो स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है, क्योंकि उसमें स्टेटिस्टिकल पूछ रहा है, स्टेटिस्टिक्स पूछ रहा है, 2 लोगों के लिए ये होता है, एक जूनियर के लिए और एक स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टर के लिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर के लिए। पेपर 3 जो है वो आपका AO की पोस्ट के लिए, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। मेरिट जो बनती है वो Tier 2 के हिसाब से ही बनती है। अच्छा, इसमें एक और ट्विस्ट है, अब देखिए, 1/4 मार्क्स है Tier 1 का, ठीक है, पर आप ये देख रहे हो कि पेपर 1 में 1/3 हो जा रहा हो, यानी इसका मतलब अब आप तुक्का और कम मारोगे, क्योंकि अब 1/3, यानी अगर आपका एक सवाल, 3 सवाल सही वो गलत होते हैं तो एक सवाल का कंपेंसेशन होगा, ठीक है, समझ रहे हो, जो कि पहले 4 से 1 था, यानी 4 अगर आपके गलत हो और एक सही होता है तो आपको 0 मार्क्स मिले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अब हमारी गैसिंग की प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बड़ी महीन सी बात है, ठीक है। 1/4 तो पेपर 2 और पेपर, हाँ, 3 के लिए, क्योंकि उसमें 200 नंबर का वो पूरा पेपर होता है, ये देखिए, तो उसमें तो 1/2 ही है, 1/4 सॉरी। अप्लाई कैसे करें? अप्लाई तो जी आप ऑफिशियल साइट में ही जाएं और ध्यान से देखें, क्योंकि आजकल कई इशू हो जाते हैं, कई फ्रॉड वो भी हो रहे हैं, तो वहां जाए। फीस आपको मात्र 100 रुपये जमा करनी है, और अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या PBWD या ESM कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कोई फीस भी नहीं। अच्छा, तो टाइम से फॉर्म भर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल का इशू है कि लास्ट में फिर डिले होता है, फिर कई लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं, ठीक है, और जितना जल्दी भरते हैं उतना सेंटर मिलने में एडवांटेज भी रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा समझ लेते हैं किसमें क्या है।
देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इंग्लिश कंप्रिहेंशन पहला टॉपिक है, तो इंग्लिश तो बहुत लोग का इशू नहीं है, पर जितने भी लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं उनके लिए इंग्लिश बड़ा ट्रबल है। उस ऊपर से क्या होता है, इंग्लिश का पेपर जो एसएससी में आता है, खासकर जो कंबाइंड तैयारी करते हैं बैंक की, ये ज्यादातर आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, मतलब आपको सिनोनिम पहले से याद होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बढ़िया हो तो आपको सिनोनिम आता हो, सही। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपकी बहुत डिटेल में तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, अब जो बड़ा चेंज हुआ है ना 2025 से, क्योंकि 25 से आपको पता ही होगा एडिक्यूटिव पेपर लेने लगी है, अब रीडिंग कंप्रिहेंशन भी आने लगा, तो इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। अब इसके 5 क्वेश्चन की वजह से क्या हुआ, सिनोनिम के क्वेश्चन घटे, एंटोनिम का क्वेश्चन घट गया, इडियम्स का क्वेश्चन घट गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग, इनके क्वेश्चन घट गए। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब एक रीडिंग कंप्रिहेंशन आ रहा है, तो रीडिंग कंप्रिहेंशन की अच्छे से तैयारी करके जाइए। दूसरा बाकी ज्यादातर जो अंग्रेजी है वो क्या है, वो याद करने की, आप सिनोनिम एंटोनिम ये तो वोकेबलरी है, आपको याद होनी चाहिए। तो कम से कम अगर आप फ्रेशर है तो आप पीवाईक्यू जितने क्वेश्चन है ना वो सब तो देख ही थी वो लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी समय काफी है आपके पास, सही है? कम से कम पीवाईक्यू देखने का तो है ही। अच्छा, पुराने लोग तो आप तो जानते हैं, इतना कोई इशू नहीं है, अब बहुत तो आपको याद ही होगा, आपको एक बार रिवीजन करना है, तो ये सब वहां आता है। ठीक, अब जो अगला हिस्सा है वो है ग्रामर का, एरर आइडेंटिफिकेशन करना। इसके लिए तो आप जानते हैं कि आपको पीवाईक्यू जितने भी हैं वो सब सॉल्व करने हैं, क्योंकि वही एरर बार बार रिपीट होते हैं घुमा घुमा कर। बेस्ट रिप्लेसमेंट हो गया, पैरा के क्वेश्चन हो गया। अच्छा, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, सही है। अब ये पहले आता था लेकिन इस साल नहीं आया 2025 में, अब देखो इस 26 में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्लोज पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो देख रहे हो आप कि बहुत सारा पोर्शन तो ऐसा है जिसमें याद करने की आवश्यकता कम है। तो खासकर ये वाला, ये तो क्या है, लॉजिकल और ग्रामेटिकल, तो आपको इनकी तैयारी करके जरूर जानी है। ठीक है, जरूर जानी है। आरसी पढ़ने की तैयारी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि अब आरसी आने लगे, कभी कभी कठिन आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, समय चले आता है, क्योंकि अब तो हमारे पास 15 मिनट ही है, और इंग्लिश में तो काफी अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब जनरल अवेयरनेस और मैथ्स में ही सारा पेच फंसेगा, तो इंग्लिश को आप बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकते। तो कंप्रीहेंशन आरसी की तैयारी करके जाइए, अपने जितने भी आपके वोकेबलरी के टर्म्स हैं, कम से कम जो पीवाईक्यू हैं वो तो याद करने ही करने हैं आपको, सही, मैंडेटरली। दूसरा, आपको ग्रामर, और खासकर उसमें भी एरर आइडेंटिफिकेशन, या एरर कहाँ पर है, रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, कहीं पर कहीं ये प्रीपोजिशन है जबकि ये वाली प्रीपोजिशन आनी चाहिए, ये प्रोनाउन है जबकि ये वाला प्रोनाउन आना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो वो जिसका आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। देखिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो वोकेबलरी हो गया, ग्रामर हो गया और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये 3। अच्छा, छोटे छोटे पैसेज पूछे जाते हैं, आसान है, पर उसके लिए आसान है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रेगुलर करता है। 3 महीने में आप कम से कम हर दिन एक भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो पेपर तक आप 90 कर पाएंगे, और यह एक अच्छा खासा नंबर है 90 से 100 के बीच में, अगर आप पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेशर, और अगर आप नए पुराने हैं तो आप तो जानते हैं, जितना अटेम्प्ट कर लो, जितने पुराने पेपरों में आए हैं सब निपटा डालो आप तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। सिनोनिम एंटोनिम ये तो सब आपको करना ही है, ग्रामर में भी आपको ये सब करना है। अच्छा, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल भूलना मत, क्यों, क्योंकि ये प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, पूरे लॉजिकल है, अगर आपको आता है तो आता है। ठीक है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, बेसिक सी बात है इंग्लिश में। ठीक है, अब आते हैं जी 15 मिनट में क्या करना है जी। सबसे पहले तो आप स्टार्ट ही करिए जी वोकैब से, आप वोकैब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वोकैब में तो क्या है कि आता है तो आता है, ठीक है, जितना भी पीवाईक्यू है फटाफट आप निपटाएं। सेकंड नंबर में, अच्छा इसमें भी ये ध्यान रखिएगा, सीधा आरसी में मत कूद जाना। तो एक स्ट्रेटेजी देखिए, 2 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है 15 मिनट में। एक स्ट्रेटेजी तो ये कहती है कि आप आरसी ही पहले कर लो, ठीक है, और एक कहती है कि आप बाकी सब पहले कर लो और आरसी लास्ट में करो। ये जो दूसरी वाली स्ट्रेटेजी ने, इसमें कॉन्फिडेंस आता है, कैसे मैं बताता हूँ। देखो, आरसी 5 नंबर का है, अब आपने 20 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया, और 20 में से अगर आपका 15-16 भी अटेम्प्ट हो गया तो आपके मन में क्या है, यार आरसी अटेम्प्ट करूंगा 4 तो कर ही लूंगा, 20 के आसपास नंबर हो जाएंगे। अब यही मैं समझा रहा हूँ। अब अगर आप पहले ही आरसी करते हैं और आरसी कठिन आ गया तो
तो फिर ये समस्या। अच्छा, इसमें फायदा ये रहता है कि एक बार आपने आरसी अगर आपने जल्दी निपटा लिया तो आपका टेंशन पूरा रिलीज हो जाता है, क्योंकि अब तो देखना ही है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सूट करती है। पेपर से पहले मॉक में आप दोनों अप्लाई करके देखिए, और ये देखिए कि आपको कौन सी वाली सूट कर रही है, पहली वाली की दूसरी वाली। सही है, ये ध्यान रखिए। और ये जरूर देखिएगा जब भी वो उसका टेस्टिंग कर रहे हैं कि आरसी टफ है कि, मुझे ये समझ में आ रहा है क्या कि पेपर देख के कि आरसी टफ है कि इजी। अगर आरसी टफ होगा तो मैं कैसे डील कर रहा हूं, अगर आरसी टफ नहीं है, इजी है, तो मैं कैसे डील कर रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा इस स्ट्रेटेजी में। इस स्ट्रेटेजी में भी वही है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि 15 मिनट में अब आपको दोबारा पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिलने वाला है। तो एक ही बारी में आपको करना है और एग्जैक्ट करना है। सही, आप ये नहीं कर सकते मार्क एज सेव और फिर आऊंगा दोबारा, नहीं। 15 मिनट में बिल्कुल सांस लेने का समय नहीं। सही है, एक ही बार में आपको डिसीजन लेना है क्या आपका आंसर है, तो वो करो टिक और आगे बढ़ो। तो ये एक चीज है कि मार्क एज सेव वाला जो ऑप्शन है, जो आता है ना कि आगे एक बार हम क्या करते हैं मार्क कर लेते हैं, अभी आएंगे दोबारा, नहीं, उसी समय, क्योंकि करना बाद में भी, अभी अभी करो आप। तो ये 15 मिनट में बड़ा डिसीजन मेकिंग है। सही है, अब तक समय मिल जाता था क्योंकि हम क्या करते थे, बाकी सेक्शन में वो बचा के एक बार देख लेंगे, या पेपर कंप्लीट हो जाता है, जिनका भी काफी प्रैक्टिस है उनका तो पेपर ही कंप्लीट हो जाता है, वो दोबारा आ जाते हैं। पर अब क्या होगा, वो 15 मिनट के लास्ट लास्ट के जो 1 मिनट है उसमें तो पैनिक ही रहेगा। अब भाई अच्छा पेपर हो गया, अगर आपका नहीं हुआ तो उस समय, तो ये आप दोबारा तो पढ़ने की सोचिए मत, एक बार पढ़िए और उस सवाल को निपटाइए कि दोबारा ना पड़े। ठीक है, इसके लिए लगती है प्रैक्टिस, अच्छी खासी प्रैक्टिस आप मॉक में करिए। तो वो कैप से स्टार्ट करिए, फिर ग्रामर की तरफ बढ़िए, और लास्ट में क्या करें, लास्ट में आप आरसी करें। एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है, एक ये हो सकती है कि स्ट्रेट आरसी पहले कर लें, और फिर टेंशन रिलीज हो गया, फिर फटाफट आप बाकी क्वेश्चन निपटाएं। तो 5 के लिए, आरसी के लिए मैं 5 मिनट वो दे रहा हूँ, और बाकी 20 सवाल के लिए 10 मिनट, क्योंकि अब तो आपको देखना है और टिक करना, ये आपको देखना है। ठीक है, तो अब यही मैं कह रहा था कि पहले के 5 मिनट फिर भी क्या रहते हैं, ठीक रहते हैं, लास्ट के 5 मिनट में इशू रहता है। तो अगर आप यही घुमाकर लास्ट में करते हैं तो आपको पूरे 20 सवाल 7 से 8 मिनट में कर दें, ताकि आरसी में आपके पास एडवांटेज रहे 5 से 7 मिनट का, या 8 मिनट का, डिपेंडिंग के ऊपर आपने कितना फास्ट किया। सही, तो इसको 8 या 9 मिनट में आप निपटाए कि एक आध मिनट तो आप वहां से खींच सके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का तो हमने काफी पढ़ दिया। अच्छा, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस तो बेसिक है जी, आप जो भी किताब पढ़ते हैं, ठीक है, वो PYQ अगर उसमें है तो बढ़िया है। ठीक है, इंग्लिश में तो काफ़ी पॉपुलर बुक्स हैं, आप जानते हैं। ठीक है, उनकी जो भी आप मटेरियल जिसकी भी आप तैयारी करते हैं, वो उस मटेरियल को अभी चेंज ना करें। फ्रेशर कोई है जिसने अभी तक कोई तैयारी स्टार्ट नहीं करी, भाई आपसे मेरी गुजारिश है कि जरूर को तैयारी स्टार्ट कर दें। और हम लोग अपनी तरफ से पूरा बुकलेट प्रोवाइड करते हैं, इन बुकलेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप हमारा क्लासरूम कोर्स या ऑफलाइन कोर्स लेते हैं तो ये बुकलेट आपको मिलेगा। अभी हम डिटेल में उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस करिए PYQ पे, खासकर जो एडिक्यूटी के अब पिछले साल के पेपर है वो तो अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा ये, और बाकी तो रेफरेंस ही, ठीक है, बुक ही। अब आते हैं जी क्वांट्स पे। क्वांट्स पे तो जी देखिए, पहले आपको अर्थमेटिक का हिस्सा करना है फटाफट। ठीक है, फिर आपको बढ़ना है एडवांस के हिस्से की तरफ। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक का हिस्सा कंपैरेटिवली इजी रहता है, ये तो सिंपल सी बात है। अब ये है कि कुछ लोगों के लिए एडवांस आसान होगा, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जनरल लोग की बात मैं कर रहा हूँ, कि अर्थमेटिक आसान आता है कंपैरेटिवली एडवांस के, खासकर उसमें एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ठीक है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन कभी कभी फंसाने वाले आते हैं। तो आप क्या करें, पहले आप अर्थमेटिक करें। और इसमें भी ये ध्यान रखिए, जिन क्वेश्चन का साइज छोटा है, सही, और जो आसानी से सॉल्व होते हुए लगते हैं आपको, जिसने काफी अच्छी तैयारी करी है उसे तो पता ही, क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि उससे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो उन सवालों को आपको पहले करना है। और ये स्ट्रेटेजी ध्यान रखिएगा कि पहले मुझे 15 सवाल घेरने हैं, फिर मुझे 20 की तरफ बढ़ना है, और अगर मैं 20 भी कर पाता हूँ मैथ्स में, ठीक है, तो मेरा टारगेट होगा फिर 20 से प्लस, कि जितना हो जाए, 21 हो जाए तो बढ़िया, 22 हो जाए तो और बढ़िया, 23 हो जाए तो और बढ़िया। तुक्केबाजी नहीं करनी, क्योंकि वो नंबर उधर क्या है कि प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पहली बात।
सिंपल इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, नंबर्स, ये तो नीचे जी एडवांस है सब, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये इसके ऊपर वाले। सही है। तो नंबर सिस्टम के कभी कभी भारी सवाल आ जाते हैं, प्लेन ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, ये सब के क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर आपको पता ही है जनरली। ठीक है, फ्रेशर के लिए मैं खासकर बता दे रहा हूँ कि देखिए, सिंपल इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, सब ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके 10th से कम में है। ठीक है, एक ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री को छोड़ के, मतलब ये थोड़ी बहुत बाद में भी आती है। इंडाइसेस है, सर्ड है, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्लेन ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टिग्नोमेट्री, प्रोग्रेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और ये। अच्छा, डीआई का क्वेश्चन आया तो डीआई में भी ये ध्यान रखिएगा कि डीआई के कितने क्वेश्चन है। मान लो डीआई का एक ही क्वेश्चन है, सही, तो उसको अटेम्प्ट करने से पहले बचे। सही, पर ये देख लें कि वो आसान है वो या कठिन है, क्योंकि खुद सोचा आपको बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस करना है। सही है, सब देखना और उसमें नंबर एक मिल रहा। पर अगर डीआई के यहाँ देखो, जैसे 24 में 4 क्वेश्चन आ गए, अब ये डीआई देखना है, क्यों? क्योंकि एक बार मैं डीआई देखूंगा तो जो भी मेरे को देखने में टाइम लगेगा उसके बदले मुझे कितने क्वेश्चन मिलने चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि अगर एक ही क्वेश्चन आ रहा है डीआई का, तो भाई क्यों ही करना फिर। तो बाकी पहले अर्थमेटिक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब 4 क्वेश्चन है तो फिर तो डीआई का टिल्टा, 25 में से 4 क्वेश्चन अगर डीआई के हैं फिर तो डीआई छोड़ा नहीं जा सकता ना, और एक ही बार में करना है उसको डीआई को पूरा। तो ये आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो ये आप जरूर देख लें। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी को, इसको नोट कर लें आप, क्योंकि पूरा सभी इस टिप्स पे ही पूरा सेशन है। तो ये नोट कर लें कि अगर मैं ये जरूर देखूंगा कि डीआई कितने नंबर का है, अगर वो 4 नंबर का है और अगर वो 1 नंबर का है तो मेरी स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी। अगर 1 नंबर का है तो मैं बिल्कुल लास्ट में विजिट करूंगा। अच्छा, ये जरूर देख लूंगा लास्ट में भी कि आसान है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर मेरा दिमाग बोलता है नहीं हो सकता तो तुरंत छोड़ के एक अर्थमेटिक का सवाल या फिर एक उसका सवाल, क्योंकि मैथ्स में सारा पंगा इसी बात का है कि हमारे पास समय की बड़ी कमी है। ठीक है, ये ध्यान रखो। दूसरा, अगर डीआई 4 नंबर का है फिर स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर मैंने अभी डीआई को मैं देखता हूँ और इसको करने के लिए मोटा माटी अगर मेरे पास 3 से 4 मिनट हैं तो फिर एडवांटेज है इसको देखने का। क्यों? क्योंकि अब ये बड़ा डीआई भी होगा तो ऑब्वियस सी बात है इतना कठिन तो नहीं हो सकता टीयर 1 के लिए, पर अगर थोड़ा मॉडरेट और हल्का भी हुआ, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट, तो भी मैं अपना समय लगा सकता हूं। पर अगर मान लो एक ही क्वेश्चन है तो मैं तो ये बिल्कुल आपको बोलूंगा कि यार बाद में ही देखना यार, पहले वो देख लो यार कि बाकी क्वेश्चन कि वो हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ाना वहाँ इंपॉर्टेंट। ठीक, टिग्नोमेट्री और एलजेब्रा बिल्कुल ये तो एडवांस के हैं, या तो आपको मतलब ये सब की आपको तैयारी करके जानी है। और मैथ्स में ये ध्यान रखना है कि पहले आसान क्वेश्चन, फर्स्ट यू हैव टू डील विद इजी क्वेश्चन, देन गो फॉर हार्ड क्वेश्चन। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये चाहे बता पाना मुश्किल है कि मेरे से ये सवाल सॉल्व होगा कि नहीं होगा पेपर में खासकर, पर ये बताना काफी आसान है कि ये सवाल तो मेरे से नहीं सॉल्व होगा। मतलब अगर सॉल्व होने में हो सकता है कि आप गलत पड़ जाए, ना होने पे आप 99% सही रहते हैं। जिस सवाल को देख के आप कहते हैं ना यार मेरे से सॉल्व नहीं होगा, तो उसमें आप 99% सही रहते हैं। अब पेपर में यहाँ पर इतना ही सेलेक्टिव होने की आवश्यकता, जो एक बारी में समझ में आया या वो याद नहीं होगा स्किप, क्योंकि 15 पहले अपने को करने हैं और 25 में से 15 सच में आसान होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि 25 के 25 ही कठिन आ जाए, 15 तो उसमें इजी ही होंगे। तो वो इजी पहले कर लेने, जैसे ही 15 आप आओगे और ये 15 आपने 10 मिनट में कर लिया तो अब आपके पास, या 12 मिनट में कर लिया तो अब आपके पास 10 से 8 मिनट है। समझ रहे हो? हाँ, 10 से 8 मिनट। अब इसके बाद देखो कि मॉडरेट वाला कौन सा है। फिर ये देखो हार्ड वाला तो करना ही नहीं है जी, वो तो केवल उस व्यक्ति के लिए जो 22 तक पहुंच गया है जी। अब उसके बाद 3 क्वेश्चन हार्ड है, क्योंकि भाई 2-3 ही क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं और तो बाकी कुछ होता नहीं। ठीक है, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ जिसने तैयारी करी है पहले। ऑब्वियस सी बात है अगर आप फ्रेशर है, ठीक है, और आपने अभी कुछ तैयारी नहीं करी तो आपको तो पेपर हार्ड लगना ही लगना है। ठीक है, तो एसएससी में तो ऐसा भी होता है, आप जानते हैं कि कई लोग, वो लोग भी पेपर देते हैं जो पहले से ही पोस्ट में। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड। ठीक है, एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन जो ऊपर के हैं उसमें आपको फिर देखना है, मेक और ब्रेक है, कि अगर टाइम बचता है, और इनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको 4 से 5 मिनट चाहिए, एम्पल टाइम, क्योंकि ये टफ। अब इन्हें सॉल्व करने पर रिवार्ड जाता है, पर रिवार्ड तभी है जब आप पीछे के 22 सवाल करो, वो भी सही। ये ध्यान रखिए। तो अगर ये 3 मुझे छोड़ने भी पड़े और ये मैं इंश्योर कर लूं कि ये मेरा 22 सही है, तो आप बहुत बढ़िया पोजीशन में होंगे पेपर में। अगर पेपर मॉडरेट आता है, इजी आता है तो इसी को आप 23-24 तक पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर
टफ आता है तो 20 इज अ वेरी गुड स्कोर। सही है, वो पेपर पर डिपेंड करता है। आप तो जानते हैं, जो भी पुराने लोग होंगे उन्हें ये पक्का पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और फ्रेशर आप भी चिंता मत करें, ठीक है। पेपर जब भी कठिन आता है तो ऑब्वियस सी बात है अटेम्प्ट कम होते हैं, ठीक है, वो तो आप जानते हो। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, ज्योमेट्री मेंसुरेशन से, नंबर एडवांस से तो थोड़े ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। 25 में से 13 एडवांस है, 12 मैथमेटिक्स है, ठीक है। डीआई का क्वेश्चन है, ये सब इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को नेग्लेक्ट ना करें, सेलेक्टिव प्रिपरेशन नहीं करनी। जि- खासकर वो लोग जिन्होंने पहले भी अटेम्प्ट दिया और जो इस साल टेस्टिंग अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं, पूरा बढ़िया से अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो कुछ भी सेलेक्टिव नहीं, लास्ट में सब देख के जाना है। भाई ये हो गया, ये हो गया, तो अभी आपके पास 90 डेज है लगभग लगभग ना। जैसे जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, माय गॉड, मतलब 120 दिन के आसपास, 90 से लेकर 120 दिन, डिपेंड करता है पेपर कब होता है, ठीक है। सितंबर में है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लास्ट वीक में ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो 120 दिन के आसपास आपके दिन, 90 से 120। अब आप यही करें कि आपने जो चैप्टर देखने हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप अभी ट्राई कर लें। तो एक बार मैं ये चाह रहा हूँ कि मैथ्स में और इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस में कम, जनरल इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में कम से कम आपका 2 बार रिवीजन हो जाए। एक बार अभी आप फटाफट ये देख लें, जो भी आपके सब नोट्स सेट होंगे, इसको इस पेपर में ये क्वेश्चन है, इस पेपर में ये क्वेश्चन है, जो नए क्वेश्चन आए उन्हें आप सर्किल करके रखें कि यार ये वाला मुझे फंसा देता है, इसको मेरे को 1-2 बार और देखना है। तो जब दोबारा रिवीजन करने आए 45 दिन बाद तो उसको देख लें। तो मैथ्स के लिए आप एक अलग टाइम रखेंगे कि 3-4 घंटे आप मैथ्स को दे रहे हैं। जनरल वो अवेयरनेस के लिए 2-3 घंटे रखे हैं, ठीक है, तो 3 + 2 5, ठीक है। बाकी 2 घंटे इंग्लिश के लिए रखें और उसमें भी 1.5 घंटा आप दें याद करने वाले पोर्शन को शुरू में, और आधा घंटा आप ग्रामर को दें। और अगर आप 1.5-1.5 घंटा यानी 3 घंटे इंग्लिश को देते हैं तो वेल एंड गुड। रीजनिंग में ज्यादा इतनी आवश्यकता नहीं है, वो टॉपिक देख लें, रीजनिंग कंपैरेटिवली सबसे आसान आता है, पर जो नए क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपने पहले नहीं देखे होते वो आपको टफ लगते हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि हमने प्रैक्टिस नहीं करी। तो जितने भी पीवाईक्यू में, चाहे वो सीपीओ में हो चाहे वो कहीं भी हो, जो भी ऐसे एसएससी के अभी पेपर वो हो रहे हैं, उसमें देख लें कि क्या क्या पैटर्न है। कोई रीजनिंग का ऐसा सवाल तो नहीं आ जाता जैसे बाइनरी के क्वेश्चन वो पिछले बार आ गए थे। तो अब बाइनरी आपको नहीं आता तो एक बार देख लिया, सही है। बाइनरी सीखने में कितना ही टाइम लगता है, 2 की पावर है, आपको किसी भी कंप्यूटर में 5, किसी भी यूट्यूब के चैनल पे 5 से 10 मिनट का आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है, एक एक सवाल को आप टैकल करो और एक पूरी नोटबुक बनाओ, यार मैंने ये आज किया, ये किया, ये किया, इतना रह गया, ये सब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15 मिनट है और कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो की जा सकती है। 15 मिनट में आप तीन तीन चंक में बांट लें, 3-3, 5-5 मार्क्स की, ठीक है, कि 5 मिनट 5 मिनट। तो ऐसे छोटे टारगेट भी आप बना सकते हैं कि यार 5 मिनट में मैं हल्के वाले 7 कर लूंगा, फिर 5 मिनट में अगले 7 अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा और इसमें 7 तो बराबर। या एक और काम कर सकते हैं, शुरू में मैं अपने को पुश करूंगा, यहाँ 9 करने की कोशिश करूँ क्योंकि ये आसान होंगे। बाद में मैं क्या करूंगा, उसमें 6 भी अटेम्प्ट हुए या 7-8 अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, तो 8-8 16 17 अटेम्प्ट हो गए हैं आपके, और अभी 5 मिनट और बचता है। इसमें भी मैं मॉडरेट वाला पहले अटेम्प्ट करूंगा, हार्ड वाला नहीं। तो ये आप एक काम कर सकते हैं, या 25 क्वेश्चन को आप 3 मिनट वो भागों में बांट लें और 8 पर 5 मिनट। ये वाली स्ट्रेटेजी भी ठीक रहती है अगर पेपर इजी आता है। पर अगर पेपर हार्ड आता है तो कठिन क्वेश्चन को तो हटा ही दीजिए, उनको टाइम ही मत दीजिए, आप पहले इजी और मॉडरेट, ठीक है, फिर वो स्ट्रेटेजी चेंज होगी। हर चीज की प्रैक्टिस आपको पेपर से पहले करके जानी है, और वो प्रैक्टिस कैसे होगी, मॉक, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करें इजी क्वेश्चन को और उसे पहले सॉल्व करें, वही जो मैं आपसे कह रहा हूं। आगे देखते हैं। तो ये पूरा है कि आप क्या करें कि टाइम डिवाइड करने के बजाय डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो आप अर्थमेटिक का पहले ले लीजिए, फिर एडवांस का ले लीजिए और एक डीआई के लिए सेक्शन बचा लीजिए। अगर डीआई का एक ही वो क्वेश्चन है तो वो भी देख लीजिए कि आपको देखना है नहीं देखना है, आधा आधा टाइम इनके बीच में बांट दीजिए, ठीक है। ये जरूर करना है कि एक ही बारी में कर देना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आसान क्वेश्चन पहले पकड़ दें, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं देना। 1 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत है, अगर वो 1 मिनट में नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल 1 मिनट 1 सेकंड न दें।
फिर वो लगेगा आपको कि यार अब तो इतना दे दिया, एक वो 1 मिनट 30 सेकंड 30 और दे देता हूँ, और वो 30 का भी 1 मिनट और बन जाएगा, 2.5 मिनट में आपका फिर एक क्वेश्चन हो रहा है। तो होगा तो भी प्रेशर है, और नहीं होगा तो और प्रेशर है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो 1 मिनट, जैसे ही 1 मिनट वो आपको छोड़ना है, अब 45 सेकंड में कर दे तो और बढ़िया, ठीक है। यहीं पर एक एक सेकंड, 2-2 सेकंड, 5-5 सेकंड आपको बचाने, ठीक। ये हो गया। दीज क्वेश्चंस वेयर यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट यू डू नॉट नो द अप्रोच फॉर सॉल्विंग दिस, और यू डू नॉट, अच्छा ये क्या, वो कैसा है, 3 टाइप के क्वेश्चन। एक तो देखते ही आपको पता लग गया यार ये मेरे से नहीं होगा, एक देखते ही ये पता लगता है अच्छा यार इसका ये टाइप का क्वेश्चन तो मैंने किया है, तो वो पहले करना है। फिर एक होता है जो नहीं होगा, उसको तो छोड़ ही देना है। अब वो देखने हैं जो ऐसे लग रहे हैं कि होते हैं, यानी बीच में स्थिति है, फिर उनको सॉल्व कर लेना है। और इनको सॉल्व करते समय खासकर ये ध्यान रखना है, किसी भी सवाल में ज्यादा टाइम, फिर वो टाइम वेस्ट बात है। और आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मेरे को लग रहा है मेरे से नहीं, अटेम्प्ट उनको भी करना है। पूरे 25 के 25 सवाल आप जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर को पता है कि ये व्यक्ति लास्ट तक तो पहुंचेगा नहीं, तो लास्ट क्वेश्चन में जो है वो आसान क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। तो हर क्वेश्चन को देखना है, और सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यही रहती है, फटाफट देखा, अच्छा ये वाला हो रहा है, ठीक है सॉल्व कर लिया, नहीं हो रहा, ये वाला टफ लग रहा, हटाए। पूरे 25 सवाल जरूर देखें, क्योंकि अपना लक्ष्य क्या है, 15 सवाल, और ऐसा होने की हाई प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट में जो 5 सवाल हो वो आसान। तो ये ध्यान, ठीक है, छोटी सी चीज है, कठिन सवालों को अटेम्प्ट ना करें। ये दूसरी स्ट्रेटेजी है, खासकर मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में ही आप मेन टेंशन में होंगे, और मॉक जरूर दें, ठीक। अब आते हैं रीजनिंग में, सबसे आसान पोर्शन ही रीजनिंग का है। अब आप देख रहे हैं कि सीरीज और एनालॉजी, इनके क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल के एडीक्यूटी के पेपर देखेंगे तो इनके क्वेश्चन है, ऑड मैन आउट के क्वेश्चन है, तो ये तो एक बहुत जल्दी हो जाता है, यहाँ पर इशू ही नहीं है टाइम का, ठीक है। अगर आप बढ़िया स्टूडेंट है तो यहाँ पर टाइम का कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। ये सीरीज, एनालॉजी, लेटर सीक्वेंस, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, मिसिंग नंबर, ये सब के क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। अब पिछले साल से थोड़ा बहुत पजल का क्वेश्चन भी आने लगा, बहुत ही हल्का सवाल आता है, तो इतना घबराने की बात नहीं, ठीक है। नॉन वर्बल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, ये। अब सिंबल नोटेशन के क्वेश्चन आने लगे, ग्रेटर देन, लेस देन के। फिर डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ, सिलॉग के भी, डिडक्शन के भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये सब रीजनिंग का है। हिडन फॉर्मूला, रॉन्ग नंबर, क्वांट, और एक शायद बाइनरी का क्वेश्चन भी आया था, तो ये ध्यान रख। तो रीजनिंग में तो ये, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, 15 मिनट में आपको 25 सवाल पूरे करने हैं, सीधी बात है। 25 तो आपको देखने ही देखने हैं। आपको मिनिमम स्कोर होना चाहिए आपका 22-23, इससे कम तो आप रीजनिंग में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की नहीं, ठीक है। 22-23 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करते हैं। एक आध कभी कभी 1-2 कठिन आ जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 25 में से 25 ले आओ तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये सब मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी है तो देखिए फिर तो आप उसके अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, बिकॉज कट ऑफ चेंज हो जाएगी तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से ना। लेकिन मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही वो बता रहा हूँ कि आप क्या करें, कि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, या 22-23 तो मिनिमम आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इसमें कोई कोताही भी नहीं बरती जा सकती। ये तो होगी जी पहली बात। हिडन फॉर्मूला, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये क्वांट्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पहले जिनके ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे सीरीज के ज्यादा क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। कभी पजल के 2 क्वेश्चन आ गए, अब पजल में जैसे 3 क्वेश्चन आ गए तो वो तो पक्का सॉल्व करनी है जी, क्योंकि एक बार पजल सॉल्व करोगे 3 क्वेश्चन बच जाएंगे तुरंत, ठीक है। नोटेशन है, इनको पहले कर लेना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर ये कम है, और ये देख लेना कि पिछले बार जिन भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए, इस बार हाई प्रोबेबिलिटी के उनसे आ सकते हैं। तो ये नहीं कि उनको छोड़ दिया, उनको भी करना है, ये ध्यान रखना भाई, छोड़ना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 15 मिनट का टाइम है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है 15 मिनट में, ठीक है। इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। अब क्या है कि सीरीज हो, एनालॉजी हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, ऑड मैन आउट हो, इनके आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर आपको वेन डायग्राम, क्यूब के क्वेश्चन वो करने हैं। किसी खासकर क्रिटिकल रीजनिंग के अगर क्वेश्चन आ जाए तो नेग्लेक्ट ना करें कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ के जाए। और डिडक्शन के भी अगर आप इनको कर लोगे तो मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगता, 30 सेकंड में सब सवाल हो जाते हैं। पढ़ा और सर्किल बनाया, काम खत्म।
सही है, हाँ, तो ये जरूर करके जाए। जो एनालॉजी और सीरीज के टफ क्वेश्चन आते हैं ना, उनको टैकल करने में ये आपकी बड़ी मदद करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब हमारी तरफ से तो हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं, आप भी खूब मॉक टेस्ट की तैयारी करिए। ठीक है, किरण पब्लिकेशंस की या पिनेकल वालों की जो PYQ की बुक आती है, उससे आपको खूब प्रैक्टिस इसकी करनी है, तभी ये जो है हो पाएगा। और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है कि इसे खराब आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 सेक्शन तो वैसे ही अभी इस बार क्या होगा, उनमें सोचना काफी है, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 सेक्शन पक्के करने, इंग्लिश और हिस्ट्री। अगले आते हैं जी जीके में। जीए में बहुत कम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी एक डिटेल में होने वाला है। जीए में मैं आपको समझा दूं, आप स्टैटिक वाले टॉपिक तो पहले निपटा लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर में तो देखिए कुछ भी आ सकता है। पहली बात तो ये है ना, करंट अफेयर का तो हिसाब ये है कि वहां कुछ भी आ सकता है, तो करंट अफेयर में मामला फंस सकता है। लेकिन ये जो फिक्स वाले सब्जेक्ट है, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, या फिर बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब में क्या होता है, बायोलॉजी से खासकर, ठीक है, फिर आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री से, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर से बढ़िया आप इनको पहले फोकस करिए कि ये पूरा पढ़ लें, और वो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है जी, उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से काफी क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं। तो बजट इंपॉर्टेंट है, जीडीपी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब जैसे क्या हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन 2 देशों के बीच में है, तो IR का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर में आ सकता है। ठीक, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में भी 3 टाइप की फिजिकल, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, इधर से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, तो स्टैटिक पोर्शन जो है वो आप पहले करें, करंट पोर्शन आप बाद में करें। ठीक है, बाद मतलब पहले इसका रिवीजन करें, करना वो भी है। ठीक है, क्योंकि आप जिसने भी पेपर दिया होगा वो जानता है कि जीके में 10 से 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने में ना नहीं याद आ जाती, अगर पेपर कठिन आ जाए तो। ठीक है, तो बहुत, अगर बहुत बहुत मुश्किल आ गया तो फिर तो बात अलग है। 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप वो कर लेते हैं अटेम्प्ट, और वो भी ठीक, तो बहुत ही बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है और ढंग से ये सब करना है। ठीक है, पहले का पैटर्न TCS का था, अब पैटर्न एडिक्विटी का है। तो एडिक्विटी ने जितने भी पेपर लिए उनको आप देखते चलें। ठीक है, उनको देखते चलें, तो आपको काफी इसमें एडवांटेज रहेगा, अगर आप उसको देखेंगे तो। ठीक, अब अवार्ड्स है, इन ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस टेक, तो पहले आप क्या करें, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब अच्छा, हिस्ट्री में भी क्या है कि वो थोड़ा बड़ा है मामला, तो पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, ये निपटा लें आप। ये, और साइंस में बायोलॉजी, सही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि जिनका साइंस है उन्हें तो भाई एडवांटेज ही है, उन्हें तो ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं। ठीक है, तो ये आपको पक्का निपटा लेने हैं पहले ही। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, फिर आप करंट अफेयर में उतरिए। ठीक है, तो जीके में तो हम लोग डिटेल में आगे भी बात करेंगे। ठीक, चलिए। जनरल अवेयरनेस में ये समस्या नहीं है कि आपको आता है या नहीं आता। ठीक, वो तो उसकी समस्या ही नहीं है, मतलब समय की समस्या नहीं है, समस्या ये है कि मुझे आता है कि नहीं आता, ये मेन समस्या ना। तो ये समस्या आपको डील करनी होगी जनरल अवेयरनेस में। इंडियन इकोनॉमी है एक चैप्टर, तो इसमें ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये होना ही है बाद में। ठीक है, तो एक डिटेल सेशन है आपका। अब बात करते हैं कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं जी। हम तो, आपको डिपेंड करता है कि आप कैसा कोचिंग चाहते हैं। अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर भी हैं, आप किसी भी शहर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने टाइम के पास। तो आपको तो जी पूरा 150 आवर्स की फिजिकल क्लास मिलेगी, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, कई जगह क्रैश कोर्स भी चलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको करना है तो बहुत ही वाजिब रेट्स में आप घर में बैठ के कर सकते हैं। 130 आवर्स की हमारी लॉन्ग क्लासेस होती हैं, और हम डिटेल में एक एक सेक्शन कवर करते हैं, प्लस आपको मटेरियल भी दिया जाएगा। इसके लिए मैं थोड़ा आगे आपको दिखाऊं। देखो, नंबर ऑफ क्लासेस 164 है हमारी क्लासों में। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो 11 बुकलेट्स आपको मिलती है, जिसमें जो बहुत ही अच्छे से डिजाइन है, क्योंकि इसमें सारे PYQ, तो सारे PYQ इसमें हमने कवर कर रखे हैं, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो, वैलिडिटी होती है पूरा 1 साल आपके पास है। ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट हम देते हैं, सेक्शनल अलग अलग, फिर एक पूरा मॉक, और इसमें वो टेस्ट होंगे जो ऑल ओवर इंडिया में सारे टाइम के लोग देंगे, तो आप एक इवेल्युएशन भी इसमें कर सकते हो। प्लस ये अब सेक्शनल टाइमिंग वाले होंगे, तो उसकी भी आपकी तैयारी होगी। अगर ऑनलाइन आपको कोर्स लेना है तो 2 टाइप के कोर्स हैं, एक तो लाइव
सही, ये दोनों लाइव कोर्स हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों है हमारे पास। कि अभी समय कम है तो आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो वो भी है, और अगर आपके पास समय, आप फ्रेशर हैं, तो लाइव कोर्स ही मैं बोलूंगा कि आप प्रेफर करें। इसमें हम डिटेल में जीके पढ़ाते हैं, क्वांट्स पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, और अच्छी खासी 2-2 घंटे की क्लासेस इसमें होती हैं। ठीक है, 11 आपको बुकलेट मिलेंगी, 12 महीने तक है, यहाँ तो 6 महीने का ही है। अब बाकी सबसे मॉक भी होते हैं सब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फ्लेक्सी भी है, 6 मंथ इसकी वैलिडिटी होती है। बैंक और एसएससी आपने कर लिया एक साथ, तो ये है जी आपका फ्लेक्सी। ठीक है, अब फ्लेक्सी में क्या होता है, हम पूरा ही कवर कर देते हैं इसमें, जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर सब। अच्छा, मीन्स आपका हो गया तो हमारी तरफ से फिर आपको और सपोर्ट वो दिया जाएगा, मीन्स होने में तो एडवांटेज ही। ठीक है, और स्कॉलरशिप भी टाइम की तरफ से आती रहती है, वो भी आपको वो उससे क्या होगा, और सस्ते में आपको ही मिल पाएगा। दूसरा क्या है कि वैलिडिटी 6 महीने की है, 228 सेक्शनल टेस्ट है। देखो आप कितनी डिटेल में हम तैयारी करा रहे हैं। और 12 आपको ई बुक्स मिलते हैं, यहाँ 18 इसलिए हैं क्योंकि 6 महीने का करंट अफेयर्स है एक्स्ट्रा, तो वो 6 महीने का करंट अफेयर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, 12 महीने की वैलिडिटी। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो या तो आप हमसे, ठीक है, हमारे ऑफलाइन सेंटरों में आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो या तो आप सीधा वेबसाइट पे चले जाइए, टाइम एजुकेशन सर्च करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। ठीक। दूसरा, आप हमसे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। एक और यूट्यूब चैनल है जो फॉर इंग्लिश ऑडियंस है। ठीक है, उसमें समय समय पर सेमिनार, समय समय पर वेबिनार्स होते रहते हैं जो बिल्कुल फ्री है। तो हम बहुत सारी एजुकेशन तो बहुत फ्री में ही प्रोवाइड करते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और ये सब जगह आप हमसे जरूर जुड़िए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम वेबिनार लेके आएंगे। तो कम से कम आप ये अपडेट रहेंगे, क्या आपको करना है इस पे आप अपडेट रहेंगे। तो ये सब जगह है जहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल हो आपका, ठीक है, तो आप मेरे को लिख सकते हैं, हम आपको इसका जवाब अभी दे देंगे। ठीक है, Q&A सेशन में। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तो आज की लास्ट वो स्लाइड है, लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके मन में इस पूरे सेशन को देखने के बाद भी कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी आपका डाउट है उसे हम पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे, और जो भी उसमें क्वेरी का आंसर होगा वो हम आपको मैसेज के माध्यम से उसी के नीचे रिप्लाई करके दे देंगे। ठीक है, जो भी आपको इशू आ रहा है आप या तो वहां लिख लीजिए, या हमारे किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर पर, या वेबसाइट में, या ईमेल हमको कर सकते हैं। ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और अभी अच्छा खासा समय है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये चेंज हो गया लास्ट में। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, अच्छा खासा समय दिया एसएससी ने, तो आप क्या करें, उसको पूरा ढंग से तैयारी करें, क्योंकि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा। और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, प्रिपेयर हार्ड, बिकॉज ये बहुत अच्छी नौकरी है, और हर साल एसएससी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। जितना जल्दी आपका एसएससी में हो, उतना बढ़िया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, 1 जून को हमारा वेबिनार भी है जो जीके को, जीए सेक्शन को डिटेल में कवर करेगा। ठीक है, उसमें भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं इसी चैनल पे। और हमारा एक और चैनल है, टाइम फॉर बैंक एनएसएससी। ठीक है, टाइम फॉर बैंक एनएसएससी सीजीए, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।